हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न माइटोसिस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि सेल क्या है। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव जो हैं सेल के ही बने होते हैं। उनकी बॉडी जो फंक्शन करती है उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो क्या है, एक सेल ही है। एक सेल जब दूसरे सेल से मिलता है तो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू और टिश्यू जो ज्वाइन करके एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन दे अगेन ज्वाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट सिस्टम। और फिर जब सिस्टम और सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक फुली ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। सो स्टूडेंट, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है सेल साइकिल। द सीरीज ऑफ इवेंट्स, growth, duplication of DNA by replication, synthesis of protein occur inside the cell in a complete sequence which is known as cell cycle. देखिए स्टूडेंट, एक सेल ने डिवाइड भी करना है। डिवाइड करने से पहले उसकी ग्रोथ भी होगी, उसमें DNA के कंटेंट हैं वो भी इंक्रीज करेंगे और कुछ एक प्रोटीन जो सेल साइकिल में हेल्प करेंगी उनकी भी सिंथेसिस होंगी। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं एक साइकिल के रूप में जब होते हैं तो हम इनको क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट की ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अगर हम टिपिकल यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल की बात करें, ये 24 घंटे के बाद डिवाइड करता है। ईस्ट सेल, ईस्ट जो कि फंजाई है, 90 मिनट के बाद। और ये ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल की, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती रहती है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। आपने इनको नोट कर लेना है और फिर याद भी करना है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक तो बात होगी सेल ड्यूरेशन की, आगे हम पढ़ते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ इंटरफेज, सेकंड वन इज़ एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। स्टूडेंट, ये है वो डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है इन्होंने। क्या है इसमें, आइए देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक यानी G1, S, G2, ये तीनों की तीनों फेज़ जो हैं वो इंटरफेज़ का हिस्सा हैं। इंटरफेज़ जो रेस्टिंग कंडीशन है, हर एक फेज़ में अलग अलग इवेंट जो होते हैं। कोई भी सेल अपनी लाइफ का 95% जो समय है इंटरफेज़ में ही बिताता है। मान लीजिए ह्यूमन सेल की अगर बात करें, अगर उसका सेल साइकिल हम बात करते हैं कि 24 घंटे का है, 24 आवर के बाद ह्यूमन सेल डिवाइड करता है। उसमें वो जो 95% की बात करें तो 23 आवर वो इंटरफेज़ में ही रहता है। और दूसरी ओर आपको जो ये फेज़ दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एम फेज़ यानी माइटोसिस फेज़। ये वो वाला फेज़ है जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो न्यूक्लियस की डिवीज़न है, साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म की डिवीज़न है। इसके आगे जो हमें दिखाई दे रहा है जी नॉट। जी नॉट क्या है, क्वोशंट फेज़। ये वो वाला फेज़ है जिसमें सेल क्या करता है, ना तो डिवाइड करता है ना ही उसकी कोई ग्रोथ होती है। मोस्टली जो सेल एक डिवीज़न के बाद स्पेशल टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम मसल सेल की बात करें चाहे नर्व सेल की बात करें, मोस्टली जी नॉट फेज़ में ही रहते हैं। इस फेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। क्यों रेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि जी नॉट में आने के बाद कोई भी सेल है फर्दर उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, इंटरफेज़ में नहीं जाता, वो सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर नहीं होता, तो पूरी की पूरी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है इन जी नॉट। इसलिए इसको बोलते हैं हम रेस्टिंग फेज़। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपने एक बार अपनी बुक में से देखनी है और इसको अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ भी करना है और जो भी फेज़ दिए हैं मैंने आपको समझाए हैं उनको याद भी रखना है।
तो चलिए आगे हम एनसीईआरटी के पन्नों के ऊपर फोकस करते हैं कि उसमें साइकिल के बारे में, साइकिल के जो डिफरेंट फेजेस हैं उनके बारे में क्या लिखा है। आई होप स्टूडेंट मैं आपको जो भी करवा रही हूँ आपने साथ साथ उसको नोट कर लिया होगा। तो चलो आइए आगे हम पढ़ते हैं इंटरफेस। जो इंटरफेस है वो माइटोसिस बिगिन मतलब शुरू होने से पहले का फेज़ है। इसको हम रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल है रेस्ट की कंडीशन में होता है, उसमें जो ग्रोथ होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका नंबर इंक्रीज़ करेगा, डीएनए भी जो कंडेंस फॉर्म में क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देंगे। तो ये सारी प्रोसेस किस में होती है? इंटरफेस में। चलो आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दी है उसको हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है इंटरफेस और क्या है एम फेज। Interphase is divided into three further phase: G1 phase, gap 1, S phase, synthesis phase, G2, gap 2. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. मतलब माइटोसिस एंड रेप्लिकेशन स्टार्ट होने, दोनों प्रोसेस जो स्टार्ट होती हैं उनके बीच का जो फर्स्ट गैप फेज है उसको हम बोलते हैं G1 phase. During G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but do not replicate its DNA. मतलब सेल की ग्रोथ तो होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है वो, बट जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमने बोला वो वाली प्रोसेस G1 फेज में नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट्स, से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, आपने इनको नोट कर लेना है कि G1 में रेप्लिकेशन नहीं होगी, उसके अलावा जो बाकी की प्रोसेसेस हैं वो सेल में चली रहेंगी। देन नेक्स्ट इज एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस से हो गया एस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही वो फेज है जिसमें डीएनए की एक्चुअल रेप्लिकेशन होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन क्या चीज़ है? सो डियर स्टूडेंट, डीएनए के अंदर एक खासियत होती है कि वो अपने डीएनए से ना कॉपी डीएनए की फॉर्मेशन कर सकता है, अपने ही तरह का एक डुप्लीकेट डीएनए उसकी फॉर्मेशन कर सकता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, और ये कहाँ पर होती है? एस फेज में होती है। अब रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए का कंटेंट है पर सेल, उसकी अमाउंट है डबल हो जाती है, बट जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा। जो G1 में था वही S1 में रहेगा। नेक्स्ट इज G2 फेज। G2 फेज की बात करें तो ये वो वाला फेज है जिसमें प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस। बाकी जो सेल की ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली रहती है, वैसी की वैसी ही रहती हैं, बस इसमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस होती है, वो वाली प्रोटीन जो आगे प्रमोट करती हैं सेल डिवीज़न को, या फिर ऐसा कह लो कि सेल को फोर्स करती है टू डिवाइड। आइए स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से फेज़ में क्या हो रहा है। G1 फॉर ग्रोथ, S DNA सिंथेसिस, G2 ग्रोथ एंड प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस, M सेल डिवीज़न फेज़। आगे हम डिटेल में M को पढ़ेंगे कि M फेज़ है क्या। देखते हैं एम फेज़। एम फेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। मोस्ट ड्रामेटिक क्यों है? क्योंकि इसके जितने भी फेज़ हैं, फेज़ के फर्दर फेज़ हैं, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ virtually all component of the cell. Since the number of chromosome in the parental and the progeny cell is the same. अब बात आती है क्रोमोसोम नंबर की। क्या क्रोमोसोम नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा माइटोसिस फेज के बाद? जब एक सेल दो सेल में डिवाइड करेगा, क्या उनके क्रोमोसोम नंबर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? तो स्टूडेंट, एम फेज में क्रोमोसोम नंबर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्रोमोसोम नंबर जो है सेम ही रहते हैं। जो नंबर पेरेंट सेल का है वही आगे प्रयोजनी का होगा, यानी कि डिवीज़न के बाद जो न्यूली फॉर्म्ड सेल बने हैं उनका नंबर भी
सेम है, इसीलिए इस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। तो माइटोसिस को आगे फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया इन्होंने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आप इसको पीमैट से भी याद रख सकते हैं। एम फेज को डिटेल में पढ़ने से पहले आइए हम ज़रा देखते हैं कि हमने इंटरफेज में क्या बात की थी कि जो एक सेल है वो फुली ग्रो करता है, उसमें डीएनए की सिंथेसिस होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं जो बनती हैं, बहुत सारी प्रोटीन है जो बनती है। अगर हम इमेज की बात करें तो सेल हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। बाहर इसकी सेल वॉल है, अंदर में इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा, ये क्या है? डीएनए है, या कह लो कि क्रोमोसोम है। न्यूक्लियर इनवेल्प है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा न्यूक्लियस की तरह ही दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन इनसाइड साइटोप्लाज्म होती है। बाद में ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर क्या होती हैं, उनका क्या काम होता है, वो हम आगे देखेंगे। सेल अब अपनी रेस्ट की कंडीशन में है, जानी G1 S G2 फेज़ में से होते हुए सेल अब M फेज़ में जब एंटर करता है तो उसमें क्या क्या चेंज आती है, आइए हम देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सेल में सबसे पहले हमने M फेज़ में पढ़ा था। मैंने पहले भी बताया था आपको कि M जो है 2 में डिवाइड है इनटू साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले अगर एक सेल ने 2 में डिवाइड होना है तो सबसे पहले सेल क्या करेगा, अपने अंदर की मशीनरी क्या है सेल की? न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी सबसे पहले। तो आइए चलते हैं आगे, हम देखते हैं इमेज में। चलिए आगे बात करते हैं प्रोफेज की। पीमैट से याद रखना है इसको। प्रोफेज जो कि एम फेज़ का फर्स्ट फेज़ है, इसमें न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर मैंने पहले बताया था आपको एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, वो डिसपेयर हो जाएगा। क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। जो थ्रेड लाइक हमें क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे उन्होंने कंडेंस होना शुरू कर दिया, अब वो क्रोमोसोम की शक्ल में आना शुरू हो गए हैं। अगर न्यूक्लियर इनवेल्प यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो भी धीरे धीरे डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो थी बात प्रोफेज की। आगे हम इसका नेक्स्ट फेज़ देखते हैं, मेटाफेज में जो न्यूक्लियर इनवेल्प है जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, जो टोटली डिसपेयर हो जाता है। सारे के सारे क्रोमोसोम वो सेंटर में एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल से सेंट्रियोल से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलती हैं, जो क्या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर सेंट्रल पोर्शन के साथ जाके बाइंड कर जाती है। सो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेटाफेज की सारे के सारे क्रोमोसोम जो है एक सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज कैसे, देखो कि धीरे धीरे क्रोमोसोम सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। देन मेटाफेज में पूरी तरह लाइन हो गए। The metaphase, the thick coiled chromosome are lined up in the center of the cell. On the metaphase plate, spindle fiber are attached to the chromosome. So student ये पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं कि मेटाफेज का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर की प्लेट पे अरेंज हो गए हैं। स्टूडेंट्स ये तो बात हुई मेटाफेज की, पीमैट से हमने इसको याद रखा था। फेज मेटाफेज, अब आएगा एनाफेज। चलिए आगे देखते हैं। एनाफेज में होता क्या है, दी क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड एंड आर मूविंग टुवर्ड दी पोल। क्रोमोसोम अब अलग अलग पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर है यहाँ पे इन्होंने मेटाफेज में क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ बाइंड किया था। अब ऑपोजिट पोल की तरफ जब स्पिंडल फाइबर खींची चली आती हैं, बैक साइड मूव करती हैं, उसके साथ क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो सेंटर से टूट जाता है और दो जो क्रोमैटिड्स हैं अलग हो जाती हैं। तो दो क्रोमैटिड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम हमें अलग अलग शेप के दिखाई देंगे। कोई बी शेप का दिखाई देगा, कोई एल शेप का दिखाई देगा। तो एनाफेज में बात तो ये याद रखने वाली है स्टूडेंट, यही है कि क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट साइड की तरफ मूव कर जाते हैं।
टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ पूरी तरह मूव कर जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो बनी थी वो भी टोटली डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियर इनवेल्प बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो जो है न्यूक्लियस बनने स्टार्ट हो गए हैं। स्टूडेंट, ये तो बात थी टेलोफेज की, कैसे क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ पूरी तरह मूव कर चुके हैं, न्यूक्लियर इनवेल्प भी बन चुके हैं और क्रोमोसोम भी डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर भी टोटली डिसअपियर हो चुकी हैं। स्टूडेंट, ये थी कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस, यानी न्यूक्लियर डिवीज़न। अब न्यूक्लियस दो में टोटली डिवाइड हो चुका है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पूरी तरह जब दो सेल हैं तो कौन सी जो फाइनल प्रोसेस है इन्वॉल्व होती है, उसका नाम है साइटोकाइनेसिस, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी हमने न्यूक्लियस को देखा है कि एक सेल था, जो हमने पहले इंटरफेज में देखा था कि सेल के अंदर, एक के अंदर जो न्यूक्लियस था वो कैसे अब धीरे धीरे पीमैट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज तक आके एक जो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है, या कह लो टूट चुका है। अब पूरे का पूरा सेल है, अब दो में डिवाइड कैसे करेगा उसके बारे में अब हम देखते हैं। साइटोकाइनेसिस, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। अब प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल में सबसे पहले क्या होता है, देखिए अब एक सेल देखिए जो टेलोफेज के बाद हम इसको देखते हैं। दो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी बन चुके हैं। सेंटर में यहाँ वेसिकल की फॉर्मेशन होती है और साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है यहाँ पे थोड़ा कह लो कि डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म जैसे जैसे डिपॉजिट होता जाता है तो सेल वॉल की फॉर्मेशन जो होनी स्टार्ट हो जाती है। हम इसको सेल प्लेट भी बोलते हैं। सेंटर से, सेल के सेंटर से सेल वॉल की फॉर्मेशन होते होते ये ऑपोजिट साइड बाहर की तरफ मूव करती हैं। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन जो सेंटर से होके फिर बाहर की तरफ मूव करेगी, उसके बाद सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा इन केस ऑफ प्लांट सेल। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ डायग्राम में देखिए कि एनिमल सेल में क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट करती है और ये क्लीवेज फरो इसकी फॉर्मेशन होती है। बाद में ये फरो आपस में बिल्कुल ज्वाइन कर जाती हैं, सेल वॉल आपस में बिल्कुल मिल जाती हैं और एक सेल जो दो सेल में डिवाइड कर जाता है। तो ये तो बात थी एनिमल की। जब प्लांट सेल की हमने बात की, क्या था कि सेंटर से प्लाज्मिक प्लेट बनती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, फिर बाद में वो सेल वॉल धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करती है। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या है कि बाहर से सेल वॉल अंदर की तरफ इनवेजिनेट की है और बाद में ये एक सेल दो सेल में डिवाइड कर गया है। देख लीजिए स्टूडेंट, अब एम फेज टोटली कंप्लीट हो चुका है। जो एक सेल था अब दो सेल में डिवाइड कर चुका है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है दोनों सेल में उनकी अमाउंट जो है इक्वल है, कोई चेंज भी नहीं आया है। तो आगे हम एक क्विकली रिव्यू देख लेते हैं ऑल द फेजेस ऑफ एम फेज जो हमने अभी पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेज, जिसमें हमने बात की थी कि जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें क्रोमैटिन की तरह दिख रहे हैं। न्यूक्लियर इनवेल्प जो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है, सेंट्रियोल बाद में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेंगे। फेज में आते आते क्या हुआ था कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वो थोड़े कंडेंस होना स्टार्ट हो गए थे, क्रोमोसोम की फॉर्म में आना शुरू हो गए थे। जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट साइड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए, देख सकते हैं आप। मेटाफेज में क्या हुआ कि पूरी तरह जो सेंट्रियोल हैं पूरी तरह अपोजिट पोल में चले गए हैं। ऑल दी क्रोमोसोम है वो सेंट्रो जो उसकी इक्वेटोरियल प्लेट हम जिसको बोलते हैं उसमें आ गए हैं। एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्रोमोसोम जो है सेंटर से ब्रेक कर जाते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। टेलोफेज में क्या हुआ, पूरी तरह से क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जा चुके हैं और न्यूक्लियर इनवेल्प है उसकी जो फॉर्मेशन है फिर से स्टार्ट हो गई हैं। सेंट्रियोल भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो। बाद में साइटोकाइनेसिस में आते आते हमने क्लीवेज फरो बनती हैं। एक सेल जो है पूरी तरह दो सेल में डिवाइड कर जाता है, न्यूक्लियर पूरी तरह दिखाई दे रहा है। जो कंडेंस क्रोमोसोम थे वो डिफ्यूज़ हो गए हैं इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन, जो सबसे पहला फेज़ हमने इंटरफेज में देखा था। ये तो था एक ओवरव्यू पूरे के पूरे सेल साइकिल का। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।